नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक तो सबसे पहले आप सबको बधाई। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मैं देख रहा था मीडिया में क्या रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 103 मिनट बोला और अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे लंबा भाषण अब तक। और इसके पहले उन्होंने 2024 में लंबा भाषण दिया था 98 मिनट का। 2023 में 90 मिनट का भाषण दिया था, 2022 में 82 मिनट का दिया था, 21 में 88 मिनट का दिया था। सबसे छोटा भाषण 56 मिनट का था, जो कि 2017 में दिया था। 2014 में 66 मिनट का भाषण दिया था। उसके बाद दैनिक भास्कर लिखता है कि भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की, इस पर 13 मिनट से ज्यादा हुए। हम लोग तो बहुत बोल चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, और वही उन्होंने बोला जो लगातार बोलते रहे। घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक भूला नहीं सकते। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी हुई है। अब बताइए, 21 आतंकी ठिकाने वहां, 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए गए। 21 में से 9, 12 तो छोड़ दिए गए, उस पर कोई चर्चा नहीं। 9 आतंकी ठिकाने जो उड़ाए गए उसको वापस पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया, उस पर भी कोई बात नहीं। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। पाकिस्तान के जो सेना के चीफ हैं वो अमेरिका जाकर के बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। ट्रंप के साथ जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हुआ करते थे, दुनिया में किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नहीं दिया था। मोदी जी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी। वो ट्रंप जी जो है वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ लंच और डिनर कर रहे हैं, भोज खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। अब अगर नींद उड़ी है, पाकिस्तान घुटने पे था, गिड़गिड़ा रहा था, तो फिर युद्ध की तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? क्या चीन से लड़ना चाह रहे हैं? तो चीन तो जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, इसलिए कि वहां जो है अमेरिका के खिलाफ कुछ घेरेबंदी की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री कभी इधर घेरने जाते हैं, कभी उधर घेरने जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ घेर नहीं पाते। घिर जाते हैं हम भारतीय। और भारत मेक इन इंडिया का नारा दिया था इसी नरेंद्र मोदी जी ने, मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया तो बहुत पुराना है, लेकिन ये मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया को लेकर के आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, अब रिटायर्ड हैं, कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा मैं पढ़ के उसको सुना दूं, उसके बाद आगे विश्लेषण करेंगे। उन्होंने लिखा कि इटली के बुल्गारी ब्रांड के गॉगल्स पहनने वाले, स्विट्जरलैंड की मोवाडो जैसी महंगी घड़ियां बांधने वाले, जर्मनी के मॉट ब्लॉक पेन इस्तेमाल करने वाले, और जर्मनी की ही 12.5 करोड़ की मर्सिडीज में बैग में सवार हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को मेक इन इंडिया का संदेश दिया। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा है। प्रधानमंत्री ऐसी छवि जो है बार बार पेश करते हैं, भारत माता की जय। भारत माता की जय के बिना उनका कोई भाषण शुरू नहीं होता। मुझे नहीं पता यहाँ बोला उन्होंने कि नहीं बोला, लेकिन आरएसएस के गुण गाए और कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार से, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं तो आरएसएस का कोई कहा जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक ऐसी संस्था है देश में जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का नाम लिया है, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जो आरएस स्वतंत्रता दिवस में शामिल नहीं था, अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जो स्वतंत्रता दिवस के बाद, स्वतंत्रता के बाद जिसने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लहराया, जिसने संविधान को नहीं माना, उस आरएसएस के
गुणगान कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। मुझे आरएसएस से गुणगान और मुझे मुझे आरएसएस की बुराई भी आज नहीं करनी है। मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बातों पर बात की, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, सिंधु समझौता। सिंधु समझौता में कुछ किया नहीं नरेंद्र मोदी ने, लेकिन बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंधु समझौता जो है वो पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे, और क्या क्या उन्होंने जब कहा था। अवैध घुसपैठियों पे अपनी बात रखी हुई है। 11 साल से बोल रहे हैं, अब तक कोई नंबर नहीं दे पाए कि इतने अवैध घुसपैठिए इस देश में है। अब तक नहीं दे पाए, रोज गप हो रहा है। जीएसटी पे भी उन्होंने कहा कि जीएसटी बड़ा रिफॉर्म ला रहे हैं, और सरकार जो है दिवाली पे बड़ा गिफ्ट देने वाली है। राहुल गांधी जीएसटी को बोलते रहे गब्बर सिंह टैक्स। दुखद है ना कि जब कोई गरीब आदमी या कोई भी, एपीएल वाले को भी मैं गरीबी मानता हूँ, बीपीएल तो सरकार गरीब मानती है। एपीएल वालों को मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के जो ऊपर है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि पता नहीं कितने पैसे, बड़ी आबादी है इस देश की। निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग की बात नहीं कर रहे, जिनके पास गाड़ी है, फ्लैट है, हवाई जहाज से जो घूमते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। अगर अस्पताल में इलाज कराते हैं, प्राइवेट अस्पताल में, और वहां कोई किसी की डेथ भी हो जाती है, उनको बड़ा कर्ज लेना पड़ता है, घर गिरवी रखना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है। सरकार वहां भी जीएसटी वसूलती है। डेड बॉडी से भी जीएसटी वसूलने वाली सरकार है। उसके अलावा आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, ढेर सारे लोगों ने पर्सनल लोन लिया है, क्योंकि उनको बैंक लोन ऐसे देते नहीं है। जिसे इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन मिलता है, कागज पे लोन मिल जाता है, हजारों करोड़ रुपए, लेकिन एपीएल वाले लोगों को नहीं मिलता है। उनको पर्सनल लोन लेना पड़ता है, और पर्सनल लोन 18%, 20%, 25% पे मिलता है पर एनम, लेकिन वो बढ़ करके 36% तक हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। उससे भी उसके इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट पे करता है, 25%, 30%, 22%, 18%, उस पर भी जीएसटी लगता है। 18%, 9% स्टेट और 9% सेंटर, 18% जीएसटी वसूलते हैं। अगर 1,000 आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो 1,000 का 18% यानी 180 रुपये। 180 रुपये सरकार उसमें से ले लेगी, हर आदमी से वसूलती है। पर्सनल लो के चक्की में कितने लोग पिस रहे हैं आपको पता होगा। आसपास तो टटोलिए, देखिए आपको पता चलेगा। ढेर सारे लोगों ने लोन लिया हुआ है। सोना जिनके पास था उन्होंने सोना बेचा, सोना नहीं बेचा तो उन्होंने गिरवी रखा, उस पर लोन लिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की मोटापे पे। उन्होंने कहा कि लोग घरों में 10% कम तेल का इस्तेमाल करें। अब उनको सबसे बड़ी समस्या जो है मोटापे की समस्या नजर आई। कहते हैं कि जो आदमी जहां रहता है अपने आसपास के लोगों से ही समझता है कि ऐसा ही है। हमारे गांव में कहावत है, सावन के अंधे को हमेशा हरा नजर आता है। जो सावन में अंधा हुआ, उसको 12 महीने हरियाली नजर आती है, ये कहा जाता है, कहावत है। तो मोदी जी पहले चाय पे बात करते थे, देश में बड़ी समस्याएं नजर आती थी, 2014 से पहले तक नजर आती थी, लेकिन 2014 के बाद सब उनको नजर आना बंद हो गया। गांव गोद लिया था उन्होंने। पता है आपको कहाँ है गांव गोद लेकर के, कहाँ गांव गया? नहीं पता होगा। फिर स्मार्ट सिटी बनी थी। स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि कोई भी सिटी जाइए, प्रयागराज में अभी हाल में कुंभ का मेला लगा था, अरबों रुपए खर्च किए गए थे। आपने कई वीडियोज देखे होंगे, भारी पानी भर गया, वहां डुबकी लगाए हैं लोग कि घरों में 5-5 फीट पानी आ गया, 10-10 फीट पानी आ गया, फर्स्ट फ्लोर पर लोग रहने चले गए, नाले का पानी सड़क पे आ गया। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक कपल जो है अपने बच्चे को, अभी नवजात शिशु है उसको, ऐसे जैसे वासुकी जी, जैसे वसुदेव जी उठाए हुए थे कृष्ण को, याद है वो सीन? आप सब लोग धार्मिक लोग भी हैं। हिंदुस्तान जो है धर्म प्रधान देश है, पढ़ा करते थे हम बचपन में, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन वो कृषि प्रधान देश अब रहा नहीं। 1990 के बाद भारत जो है धर्म प्रधान देश हो गया है, और हम हिंदू धर्म को प्रस्थापित करने में, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी इसी वजह से सत्ता में है। मंदिर तो बन गया है राम जी का,
अब जो है जानकी जी का मंदिर बनने जा रहा है सीतामढ़ी में। फिर वो कॉरिडोर बनेगा। चिराग पासवान जी ने कहा है कि अयोध्या से लेकर के जो कॉरिडोर बनेगा वहां तक का, और उस पर जबरदस्त भारत को कमाई होगी, खूब सारा रोजगार मिलेगा देश के नौजवानों को। प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात कर रहे थे, उस पर आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि आएंगे क्या, बोल ही देता हूँ, 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलने के लिए कह रहे हैं कि वो आप प्राइवेट नौकरियों में प्राइवेट जाइए, प्राइवेट संस्थानों में काम कीजिए, और पहली नौकरी पाने वाले जो बेटे बेटी हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, जिसको पहली बार प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उनको 15,000 रुपये सरकार देगी। नौकरी दिलाने में हेल्प नहीं करेगी, नौकरी के अवसर क्रिएट नहीं करेंगे। नौकरी आपने दौड़ करके ढूंढ भाग करके अगर आप पकड़ लिया आपने, तो 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया का बजट रखा है। और कहा कि कंपनियों को भी जो ज्यादा रोजगार जुटाएगा उन्हें प्रोत्साहन राशि दीजिए। जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी अंबानी अडानी सब जो कंपनियां हैं, वो रोजगार अगर जुटाएंगे तो उनको भी पैसा देंगे, प्रोत्साहन राशि। और ये योजना तकरीबन 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। रोजगार के अवसर तो उद्योगपति बनाते हैं। किसी जमाने में सरकार बनाया करती थी सरकारी नौकरियों का। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में आज भी बहुत जोर है, सरकारी नौकरी चाहते हैं। लेकिन ये सरकार सरकारी नौकरी की बात नहीं करती है। ढेर सारे पद खाली हैं, उसको लेटरल एंट्री से भर दिया जाता है। बेरोजगार हर तरफ दौड़ रहा है। उनके लिए कहा है कि प्राइवेट कंपनियों में रोजगार पाइए, और पहली बार पाएंगे तो 15,000 रुपये सरकार आपको देगी। तो 15,000 रुपये के लिए ढेर सारे लोग नौकरी में पालेंगे। कोई महीना 2 महीना के लिए कहीं करेंगे, कहीं और कर लेंगे, सर्टिफिकेट लेकर के लगा देंगे कि 15,000 रुपये, ताकि सरकार से ले सकें। आगे रिपोर्ट आपको मिलेगी इसकी। लेकिन खैर, हम मोटापे पे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोटापा बड़ी गहरी समस्या है और लोग घरों में 10% कम तेल का इस्तेमाल करें। मोटापा हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में हर 3 में से एक व्यक्ति मोटापे से प्रभावित होंगे। अब ये भारत का पेश कर रहे हैं या दुनिया का पेश कर रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं किया है। हमें खुद को मोटापे से बचाना होगा, इसलिए सभी को इसमें भाग लेना होगा। और मैंने छोटा सा एक उपाय सुझाया था, वही 10% तेल कम खर्च कीजिए। जबकि जो देश की वास्तविक तस्वीर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उससे तय होता है। उसमें है कि 2023 की रिपोर्ट मेरे सामने है, 125 देशों में से हमारा देश 111वें स्थान पर था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख कितना गंभीर है उस देश में, इससे पता चलता है। बाल कुपोषण में भारत जो है दुनिया में सबसे खराब स्थिति है। सबसे ज्यादा बच्चे भारतवर्ष में कुपोषित हैं। एक और रिपोर्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5, उसके अनुसार 2019-21 में भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटिंग यानी बौनेपन का शिकार थे। 19.3% वेस्टिंग यानी दुबलेपन के शिकार थे। और 32.1% बच्चे कम वजन से पीड़ित थे। मोटापे से कितने पीड़ित थे वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये पहले आप समझिए, 35% बच्चे बौनेपन का शिकार है, 19% बच्चे दुबलेपन का शिकार है, और 32% बच्चे अंडर वेट है। ये कुपोषण की वजह से है। और देखिए, इसमें लिखा है आगे कि भारत में जो कुपोषण है उसकी वजह क्या है। तो ये लिख रहा है कि गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच। हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत बुरी हालत में है। बड़े बड़े महंगे से प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन उन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लेकर के जाइए, बोलते हैं इलाज होगा। हेल्थ का आजकल आ गया है मेडिक्लेम, लेकिन जिनके पास मेडिक्लेम है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, वो जानते हैं सच्चाई क्या है। अब एक बार बताऊं कि भारत में जो कुपोषण की जो गंभीरता है उसको ये समझिए कि 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे जो शिकार हैं, अंडरवेट हैं। 3% बच्चे अति वजन के शिकार हैं, मतलब मोटापा के शिकार। 3% बच्चे, 3%।
3%। 3% बच्चे अति वजन का शिकार। 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18% है। 18% महिलाएं जो है कुपोषित हैं, 15 से 49% के आयु वर्ग के। और देखिए पुरुषों में 15 से 49 वर्ष के जो हैं उनमें 25% पुरुष वो हैं जो एनेमिक है, यानी ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है उनके शरीर में। ब्लड की कमी का मतलब होता है कई सारी बीमारियों के लिए सुरक्षित घर। महिलाओं का प्रतिशत तो ये और बढ़ जाता है। महिलाओं का जो कि पीरियड से उनको हर साल हर महीने गुजरना पड़ता है। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में 57% महिलाएं एनीमिक है, अल्प रक्तता जिसको हिंदी में कहते हैं, ब्लड की कमी का शिकार है, हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम है। किशोर बालकों में 15 से 19 वर्ष के जो बालक हैं उसमें 31% है लड़के, बालक यानी लड़के, 31% लड़के जो है एनीमिक है। किशोर बालिकाओं की बात करें तो 60% है, 59.1%, मान लीजिए 60%। 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं वो एनीमिक है। और गर्भवती महिलाओं में 52% महिलाएं हैं जो 15 साल से 49 साल की महिलाएं जो गर्भवती हैं, 52% वो एनीमिक है। और बच्चों में ये प्रतिशत जो है जो 6 से 9 महीना के बच्चे होते हैं उनमें 67% बच्चे जो है एनीमिक है। ये हमारे देश की हालत है और प्रधानमंत्री मोटापे पे प्रवचन दे रहा है। एक और कहावत है, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगा पानी। प्रधानमंत्री किस देश में रहते, भारत के हैं। कहा तो था उन्होंने कि हम चाय बेचते हुए आए थे, माँ हमारी बर्तन मांजती थी, बहुत गरीबी में हमारा जीवन गुजरा, और उनको मोटापा परेशान कर रहा है। बताइए 3% इस देश में बच्चे हैं जो अति वजन का शिकार है, मोटापे का शिकार है, वो उनकी चिंता में गहरे हैं। लेकिन 67% बच्चे जो 5 से 9 साल के हैं, 9 महीने के हैं, वो एनीमिक है, उसकी चिंता नहीं। 52% गर्भवती महिलाएं एनीमिक है, उसकी चिंता नहीं है। 59% लड़कियां 15 से 19 साल की एनीमिक है, उसकी चिंता उनको नहीं है। और एक और तस्वीर मेरे सामने है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति में 2023 की रिपोर्ट है कि भारत की लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखती। 74%। प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज देते हैं, आपको पता है, 85 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग, 140 करोड़ अगर मान लीजिए तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 60% है करीब। 60% के लोग जिनके पास 5 किलो अनाज अपने लिए कमाने की कुवत नहीं है, जो अपने लिए कमा नहीं पाते 5 किलो अनाज, 85 करोड़ लोग हैं, 60% लोग हैं। और प्रधानमंत्री मोटापे पे प्रवचन दे रहे हैं। कितने महान प्रधानमंत्री हमने पाए। और ये तस्वीर हमने इसलिए आपके सामने पेश की कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस हमारी जो है वो 1947 में हम आज़ाद हुए हैं और आज 2025 है। इतने साल में हमने क्या हासिल किया, कहाँ स्वतंत्रता हमें मिली, इस स्वतंत्रता से हमें क्या मिला, ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। इस स्वतंत्रता से गरीब आदमी को क्या मिला। अगर अपने दम पर ही भगवान भरोसे ही रहना था तो आज़ादी के पहले भी भगवान भरोसे थे लोग, तब भी नौकरी करते थे, तब भी लोग अपना जीवन जी रहे थे, अपना रोटी रोजगार कर रहे थे, बेटी की शादी कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। आजादी किस लिए चाहिए था, आजादी के बाद क्या बदला, क्या बदलना था आजादी के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन प्रधानमंत्री इस पर क्यों बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो उन्होंने चुना, चुनाव आयोग के कमिश्नर का चयन किया, उससे एक उदाहरण के तौर पे आपको लगता हूँ जिससे आजादी के लिए प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की पार्टी या प्रधानमंत्री की पार्टी के पीछे का दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन है आरएसएस, उसकी मंशा क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है, इससे समझिए आप। ये जो आजादी के बाद हमें दो चीजें मिली मोटे तौर पे, एक तो हमें संविधान मिला
जिस संविधान में लिखा है कि इस देश में कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये ऐसा कहने वाला हमें संविधान मिला। और हमें मिला था वोट देने का अधिकार, हर व्यक्ति को, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, अछूत हो, जो हो, महिला हो, सबको, जो पहले हमने कहा कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सबको वोट देने का अधिकार मिला था। छोड़ दीजिए उपासना का, अभिव्यक्ति का, धर्म मानने की आजादी का, मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है आप जानते हैं। तो ये जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को एसआईआर ने किस तरह से रौंदने का प्रयास किया, वो आपके सामने है। चुनाव आयोग की भूमिका है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने से छूटे नहीं, सब शामिल हो। एसआईआर ने कहा कि हम 65 लाख लोगों को निकाल दिया है वोटर लिस्ट से, ये पहली बार घटना हुई थी। और कहा कि जो 65 लाख लोगों को हमने निकाला है, उसकी सूची हम जारी नहीं करेंगे, हमारी कोई बाध्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कहा, ये जो संस्था, जो चुनाव आयुक्त ये कहे सुप्रीम कोर्ट से कि हम बाध्य नहीं हैं, हम किस किसको निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, जो हमने कह दिया उसको मान लीजिए, हम कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं थी। कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये गलत है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सब सामने जब भी कोई शिकायत आती थी तो हम तुरंत उस पर ध्यान देते थे, लेकिन ये चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम बाध्य नहीं है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपको उनके नाम बताने होंगे, सूची जारी करनी होगी, आदेश दिया बाकायदा, अंतरिम आदेश जो आया है। और ये भी कहा कि आपको आधार कार्ड को मान्य करना होगा। तो ये जो चुनाव आयोग ने जो खेल रचा था एनआरसी करने का, वो एनआरसी करने का एजेंडा जो है ध्वस्त हुआ। नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त के अवसर पर इस पर बात करनी चाहिए थी, शर्मिंदा होना चाहिए था कि हमने ऐसा चुनाव आयुक्त चुना जो देश की स्वतंत्रता को खंडित कर रहा था, जो आपके वोट देने के अधिकार को छीनना चाह रहा था। प्रधानमंत्री कुछ नहीं, प्रधानमंत्री भूल गए कि वो, अगर वो वाकई चाय बेचने वाले थे और यहाँ तक जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के पद तक, आरएसएस ने नहीं पहुंचाया है, देश के संविधान ने उनको पहुंचाया है। लेकिन दिन रात वो संविधान को रौंदने में, कुचलने में लगे हुए हैं। ये जो 3% जो मोटापा है उस पर जो बात कर रहे हैं वो वही है। 3% मोटापा उनको दिखाई पड़ता है, 70% एनीमिक लोग उनको नहीं दिखते हैं, 60% लोगों के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं। जो 60% लोग जिनको 5 किलो अनाज दे रहे हो, जिनको आपके 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं, वो आगे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कब आत्मनिर्भर होंगे, उस पर प्रधानमंत्री के पास कोई योजना नहीं। घर बांट रहे हैं, 1,500 रुपया बांट रहे हैं, किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? पंगु बनाए रखने के लिए, या वोटर बनाने के लिए, या आत्मनिर्भर बनाने के लिए? ऐसी तमाम चीजें हैं। और इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री हमारी आजादी को लेकर के कितने गंभीर हैं, आप कितने गंभीर हैं, ये भी आपको सोचना है। और ये ध्यान रखिए, ये जो आजादी मिली है वो खैरात में नहीं मिली है। आरएसएस वाले चाहे जो कहें, आजादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, 90 साल तो घोषित है, अंग्रेजों से लड़े हैं, और हजारों साल की गुलामी जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम झेल रहे हैं, उससे भी लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उस संविधान में जो जिक्र किया, भेदभाव के खिलाफ बोला, वो उसी लड़ाई का हासिल है, उसको बचाना है। भेदभाव वाला समाज हमको खत्म करना है, तभी असली स्वतंत्रता होगी, और वही स्वतंत्रता दिवस जो है हमें चाहिए। ये मोटापे पर प्रवचन देने वाला स्वतंत्रता दिवस हमको नहीं चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।